ठीक है, आवाज़ की थोड़ी सी दिक्कत थी, चलो अब वो ख़त्म हो गई है। चले, ठीक है, तो हम लोग आज मध्य प्रदेश के इतिहास पर चर्चा करेंगे। मध्य प्रदेश के इतिहास को समझने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो ये थी कि हमने पिछली क्लास में मध्य प्रदेश के इतिहास के सिलेबस पर डिस्कशन किया था और मैंने आप लोगों को ये बताया था कि मध्य प्रदेश का इतिहास जो है उसमें क्या क्या आता है, किस तरह से टॉपिक पूछे जाते हैं और किस तरीके से हमें उसे करना है। सबसे महत्वपूर्ण चीज़, अगर हम मध्य प्रदेश के इतिहास को देखें तो यूट्यूब पर भी और कई संस्थानों में भी प्रॉपर तरीके से मध्य प्रदेश का इतिहास नहीं पढ़ाया जाता। ये अपने आप में एक बहुत ही विशाल टॉपिक है और मेंस और प्री दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि एमपीपीएससी मेंस के फर्स्ट पेपर में मध्य प्रदेश के इतिहास से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन हम एक एक चीज़ को, एक एक क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से करेंगे, क्वेश्चन राइटिंग की प्रैक्टिस करेंगे और मैं हर टॉपिक में आपको बताऊंगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं और किस तरह से क्वेश्चंस बन सकते हैं, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। मध्य प्रदेश के इतिहास को भारत के इतिहास से थोड़ा सा अलग करके हमें देखने की ज़रूरत है। हम भारत के इतिहास की अगर बात करते हैं तो हम उस दौर में बात करते हैं जब जूरासिक एज चल रहा था और एक एस्टेरॉइड अर्थ से आके टकराया जिससे कि पूरे डायनासोर समाप्त हो गए, अर्थ अनबैलेंस हो गई और अर्थ के अनबैलेंस होने की वजह से हजारों लाखों की तादाद में इतना विस्फोट हुआ, इतने ज्वालामुखी फूटे कि पूरी अर्थ पर एक काले बादल छा गए और काले बादल छा जाने की वजह से अर्थ अपने रूप को वापस से लाने में उसे करोड़ों वर्ष लग गए। लेकिन धीरे धीरे अर्थ ने अपने आप को स्टेबल करना शुरू किया और इसी में से जो ये एस्टेरॉइड टकराया था, इसी में से एक छोटा सा जीव मेमन्स जो इस अर्थ के अंदर जाकर छुप गया। जब ये अर्थ धीरे धीरे शांत हुई, तपन कम हुई, बादल छटना चालू हुए, बरसात होना चालू हुई और जब पानी आया अर्थ पर तो फिर पानी के अंदर जीवन प्रारंभ हुआ। तब धीरे धीरे पेड़ पौधे बने, विशाल जंगलों का निर्माण हुआ, नदियों का निर्माण हुआ, पर्वतों और पहाड़ों का निर्माण हुआ और इसी क्रम में एक छोटा सा जीव जो कि अर्थ के अंदर छुप गया था, मेमन्स, वो बाहर निकल कर आया। जब वो बाहर निकल कर आया तब उसने हजारों वर्षों के बाद जो है, जब वो बाहर निकला तो बाहर पूरी तरह जंगल थे, इसलिए यही मेमन्स जो है वो जंगलों पे, पेड़ों के ऊपर चढ़ गए और पेड़ों के ऊपर चढ़कर उन्होंने कंदमूल, फल, पत्तियां, ये सब खा खा के अपना जीवन बिताना चालू किया। मस्त एंजॉय की इनकी लाइफ चल रही थी, कोई टेंशन नहीं था इनको, बकायदा पेड़ों पे रहते, वहीं चिपक जाते, वहीं खाते और वहीं सो जाते। लेकिन समय बीता, बरसात नहीं हुई और बरसात नहीं हुई तो जंगल सूखने लगे और जब ये जंगल सूखने लगे तो यही जो मेमन्स थे इन्हें मजबूरी में पेट पालने के लिए, क्योंकि पेट से बड़ा तो कुछ है ही नहीं, तो भैया पेट पालने के लिए इन्हें क्या करना पड़ा, अपने जो पेड़ों की डाल थी उनसे नीचे उतरना पड़ा। जब ये नीचे उतरे तो नीचे उतरने के बाद इन लोगों ने अपनी भोजन की तलाश करना चालू की, लेकिन पेड़ों पर लंबे समय से रहने के कारण ये जो थे उनके हाथ और पांव, इस तरह ग्रिप इनकी जो थी वो पेड़ों को पकड़ने लायक बन गई थी। तो जब ये जमीन पे उतरे तो इनकी कमर झुकी हुई थी, हाथ एकदम नीचे की ओर थे और पांव भी एकदम जो पेड़ों को पकड़ने के लिए थे बड़े बड़े थे और इस तरीके से वो चारों हाथों पैरों का प्रयोग करके जमीन पर चलने लगे और भोजन की तलाश के लिए वो एक जगह से दूसरी जगह जाने लगे। जब ऐसे करते हुए जब ये मेमन्स आगे बढ़े तब इन मेमन्स में से कुछ मेमन्स झुंड के रूप में अलग होने लगे और जब अलग होने लगे तो इसी क्रम में एक नई प्रजाति को जन्म दे दिया और उन्हें कहा जाता है होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस जो थे वो पहले मानव थे जिन्होंने अपनी कमर को सीधा कर लिया और अपने हाथों को एक मजबूत पकड़ के रूप में बना लिया जिससे वो किसी चीज को पकड़ सकते थे, पकड़कर उसे मार सकते थे और इस तरीके से होमो इरेक्टस पहला ऐसा मानव हुआ जिसने दो पैरों पर चलना प्रारंभ किया। मध्य प्रदेश का इतिहास भी इसी होमो इरेक्टस से प्रारंभ होता है और नर्मदा वैली में होमो इरेक्टस की खोपड़ी मिली है जिसे हम नर्मदा मेन के नाम से भी जानते हैं। इसलिए सबसे पहले आदि मानव का विकास अगर देखा जाए तो धीरे धीरे अफ्रीका से होता हुआ मिडिल एशिया और मिडिल एशिया से होता हुआ ये भारत की ओर आया और मध्य प्रदेश में भी इसके एविडेंस हमें हथनोरा से मिलते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है मध्य प्रदेश का इतिहास कि हमें आदि मानव से ही प्रारंभ करना चाहिए और आदि मानव किस तरीके से मध्य प्रदेश में पाए गए, उन्होंने किस तरह से अपने आप को बसाया होगा, पूरे भारत में ऐसा हो रहा होगा लेकिन मध्य प्रदेश में क्या हो रहा होगा और इस तरीके से धीरे धीरे उन्होंने अपने आप को डेवलप
किया होगा। तो चलिए हम लोग इस मध्य प्रदेश के इतिहास को समझते हुए सभी लोग आ जाएं और इसको अपने प्रॉपर नोट्स बनाना चालू करें। मैं आपको मैपिंग के थ्रू मध्य प्रदेश के इतिहास को पढ़ाने का प्रयास करूंगा, इसलिए कोशिश करिए कि आप लोग अपनी एक नोटबुक बना लीजिए। नोटबुक बनाने के साथ ही आप जो हैं वो लिखते चलिए अपनी नोटबुक में, समझते चलिए। समझाने का काम मेरा है, लिखने का काम आपका है, और उससे रिलेटेड क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं इस पर भी हम लोग बाहर चर्चा करेंगे। चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। टॉपिक है हमारा मध्य प्रदेश का स्टोन एज। मध्य प्रदेश के स्टोन एज को समझने से पहले हमें एक डेफिनेशन को समझना बहुत जरूरी है, और डेफिनेशन जो समझना है वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर हम बात करें तो इस समय जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो निकल कर आती है हमारे सामने वो ये आती है कि आखिर जो टॉपिक दिया गया है उस टॉपिक के अकॉर्डिंग हम लोगों को पढ़ना होगा। जैसे टॉपिक दिया है मध्य प्रदेश के इतिहास, संस्कृति और साहित्य, ये एक टॉपिक दे दिया। मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति और साहित्य में मध्य प्रदेश का प्राचीन इतिहास दिया गया है, लेकिन मध्य प्रदेश के प्राचीन इतिहास को समझने के लिए हमें इसका क्लासिफिकेशन करना बहुत जरूरी है। इतिहास को समझने के लिए, इतिहास को लिखने के लिए, क्योंकि हम उस समय मौजूद नहीं थे। अगर हम उस समय मौजूद नहीं थे तो हम इतिहास कैसे लिख सकते थे? हम तो इतिहास लिख ही नहीं पाएंगे। यानी कि उस समय के इतिहास को जानने के लिए हमें किसी ना किसी का सहारा तो लेना होगा, और इस तरीके से इतिहास को समझने के लिए, यानी कि अगर देखा जाए तो प्राचीन इतिहास को ही हमें समझना है, क्योंकि हमारे पास इसी को समझने के प्रारंभिक एविडेंस नहीं है, और यदि हमारे पास इसके प्रारंभिक एविडेंस नहीं है तो हम इसको कैसे समझ सकते हैं? तो इतिहास को समझने के लिए दो तरह के एविडेंस होते हैं। पहला होता है आर्कियोलॉजिकल, यानी कि पुरातात्विक स्रोत, और दूसरे होते हैं साहित्यिक स्रोत। अब देखो, इसमें अगर हम बात करें साहित्यिक स्रोत, अब हम इसमें बात करें कि आर्कियोलॉजिकल एविडेंस में क्या आता है। तो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, कई ऐसे एविडेंस होते हैं जिसमें हमें मुख्य रूप से ये देखना पड़ता है कि इस समय मनुष्य के द्वारा किन तरह के हथियारों का प्रयोग किया गया। हमें इस समय ये भी देखना पड़ता है कि उसने किस तरह के मध्यभांड यानी बर्तन बनाए होंगे, मनके बनाए होंगे, सिक्के बनाए होंगे, इमारतें बनाई होंगी। तो बेसिकली आर्कियोलॉजिकल एविडेंस में मनुष्य के द्वारा बनाई गई चीज़ों को हम ये अनुमान लगाते हैं कि इस समय मनुष्य ये चीज़ प्रयोग करता होगा, क्योंकि किसी भी पुरानी चीज़ को पता करने के लिए हमें कार्बन डेटिंग टेक्निक का यूज़ करना पड़ता है, और कार्बन 14 जो होता है ये एक महत्वपूर्ण होता है, और कार्बन 14 के द्वारा ही हम किसी पुरानी वस्तु के बारे में जो जीवित है उसके बारे में पता कर सकते हैं। ठीक है, तो यानी कार्बन 14 के द्वारा हम मनुष्य उस समय जो जीवित था वो कैसा होगा, कैसा दिखता होगा, इसका भी एक अनुमान लगाया जा सकता है। लेकिन अब बात ये आती है कि हमारे पास दो ही तरह के एविडेंस हैं। एक तो हमारे पास आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है जिसमें हम मध्य प्रदेश के मुख्य रूप से ये अनुमान लगा सकते हैं कि इस समय मनुष्य के द्वारा क्या क्या वस्तुएं इसमें प्रयोग की गई होंगी, और दूसरा हमारे पास लिटरेचर हो सकता है, क्योंकि एंशिएंट एज में ही हम लोगों ने सबसे पहले लिखना चालू किया होगा। जब हमने लिखना चालू किया होगा तो हम कुछ ना कुछ आड़ा सीड़ा लिखते होंगे, चित्र बनाते होंगे, या फिर किसी सिंबल के द्वारा उसको प्रेजेंट करते होंगे। तो इस तरीके से साहित्यिक अगर स्रोतों की बात की जाए तो इसमें स्क्रिप्ट हो सकती है, कोई लिपि हो सकती है, लेकिन इस लिपि को पढ़ना या ना पढ़ना ये हमारे लिए सबसे बड़ी एक चुनौती रही है। मध्य प्रदेश की देखा जाए इतिहास में तो ये चुनौती मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये चुनौती इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमें ये अनुमान लगाना पड़ता है कि आखिर इतिहास को हम कैसे समझ पाएंगे। तो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के रूप में हमारे पास जो एविडेंस मिलते हैं उसको, और जो लिटरेचर मिलते हैं उसको, इन दोनों के आधार पर हम भारत का या मध्य प्रदेश का इतिहास लिख सकते हैं। चलिए अब हम इतिहास को इन दोनों तथ्यों के आधार पर बांटते हैं। सिंपल सी चीज। पहला, इसके आधार पर हम इतिहास को 3 पार्ट में बांटते हैं। नाम राक्षस जैसे लग रहे होंगे आपको, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत ही इजी है ये नाम। ठीक है, पहला नाम जो है वो है प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल को प्री हिस्टोरिक कहते हैं, यानी प्री हिस्टोरिकल टाइम पीरियड है ये। दूसरा हमारे पास है आद्र ऐतिहासिक काल, इसे हम प्रोटो हिस्टोरिकल कहते हैं,
यानी कि प्रोटोहिस्टोरिक बोलते हैं। और थर्ड हमारे पास है ऐतिहासिक काल, जिसे हम हिस्टोरिक कहते हैं। कई बार आप किताबों में पढ़ते होंगे, कई बार आप बुक्स में पढ़ते होंगे, आपने जो नोट्स लिए होंगे उसमें पढ़ते होंगे कि फलाना साइड आदि ऐतिहासिक काल की है, ये प्राग ऐतिहासिक काल है, हमें ये प्राग ऐतिहासिक काल में ये मिला, हमें आदि ऐतिहासिक काल का ये मिला, हमें ऐतिहासिक काल का ये मिला। अब दिमाग घबरा जाता होगा, यार ये क्या प्राग ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल बोले जा रहे हैं, दिमाग का पंचनामा हो जाता होगा। लेकिन इसको समझना तो पड़ेगा हमें, ठीक है। तो समझने के लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम जाएंगे प्री हिस्टोरिकल टाइम पीरियड में। भैया चलो ठीक है, बताओ भैया क्या है ये। तो भैया सिंपल सा चीज है, हमने सबसे पहले एविडेंस के रूप में हमारे पास क्या आर्कोलॉजिकल और लिटरेचर है। प्राग ऐतिहासिक काल वो दौर है जब हमारे पास मनुष्य के द्वारा कोई भी स्क्रिप्ट उपलब्ध नहीं है। अगर हमारे पास कोई स्क्रिप्ट उपलब्ध नहीं है, यानी कि मनुष्य को लिखना पढ़ना आता नहीं था, इसलिए वो स्क्रिप्ट नहीं लिख पाया, बेचारा हूं हाँ ही करता हुआ घूम रहा होगा। हैं, जानवर को देख ले, हाँ हाँ खाना है, तो भैया खाने के लिए दौड़ रहा होगा, जानवरों को मारा, खाया, एंजॉय कर लिया, लिखने विखने से कोई काम नहीं था। बहुत अच्छा जीवन होता होगा इन लोगों का, आदिमाना होगा। लिखना नहीं है, दिन भर शिकार करो, खाओ पियो, एंजॉय करो। कभी कभी उनका भी शिकार हो जाता होगा, भाई शेर वेर आके उनको मार देता होगा। तो आदि प्रागैतिहासिक काल वो दौर है जब हमारे पास कोई भी स्क्रिप्ट अवेलेबल नहीं है, यानी कि इस समय का मानव कुछ ना कुछ ऐसा तो करता होगा कि ये जीवित है तो कुछ ना कुछ तो करेगा वो। तो वो क्या करता होगा, जानवरों का शिकार करता होगा। अब जानवर का शिकार ऐसे थोड़ी कर लेगा, पकड़ लेगा, बेटा तेरा शिकार कर रहा हूं मैं, तो ऐसे तो करेगा नहीं। तो जानवरों को मारने के लिए वो क्या करेगा, वो जानने के लिए हथियार बनाएगा, हैंड एक्स बनाएगा, भाले बनाएगा, तीर कमान बनाएगा, चॉपर बनाएगा, और इस तरीके से वो अपने हथियारों का प्रयोग करेगा। मनुष्य का वो दौर जिस समय उसके जाने में जानकारी के लिए हमारे पास सिर्फ आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है, और आर्कियोलॉजिकल एविडेंस में मुख्य रूप से आते हैं प्रारंभ में उनके द्वारा बनाए गए हथियार। और इस तरह मनुष्य के द्वारा बनाए गए हथियारों के आधार पर, औजारों के आधार पर हम उस समय के इतिहास को जब जान पाते हैं, तो उस समय के इतिहास जिसके समय मनुष्य पत्थर के औजारों का प्रयोग करता था, गुफाओं में रहता था, और गुफाओं में रहकर वो जो अपने दैनिक जीवन के चित्र बनाता था, उससे हम जो अनुमान लगा पाए, यानी कि वो दौर जब मनुष्य आदि मानव के जीवन में रहता होगा, उस समय के दौर को प्री हिस्टोरिकल साइड कहा जाता है। अब मान लो मिल जाए भैया फलानी जगह से हमें एक मनुष्य के द्वारा एक हैंडेक्स मिला, हाथ की कुल्हाड़ी मिली, हैंडेक्स मिला। भैया कहां से मिला हैंडेक्स, भैया हमें 1863 में मद्रास के पलवरम से रॉबर्ट बोसफुट ने एक हैंडेक्स पा लिया है। अच्छा भैया हैंडेक्स पा लिया, भैया निकालना जरा आयु क्या निकल रही है इसकी। तो एक यूरेनियम टेक्निक भी होती है, जिससे पुरानी वस्तुओं का या पुराने अर्थ वगैरह जो हैं, यूरेनियम टेक्निक से हम इसका पता कर सकते हैं, ठीक है। जिसमें जान है, जो जीवित है, उसका पता हम कार्बन डेटिंग से कर सकते हैं। जो निर्जीव है, जिसमें जान नहीं है, उसकी जानकारी हम किससे कर सकते हैं, यूरेनियम टेक्निक से कर सकते हैं। अब हमें वो हैंडेक्स मिल गया, भैया कितना पुराना है जरा पता करें, पता करें। तो पता करा तो भैया ये तो यार आदि मानव के द्वारा यूज किया जाता था। अच्छा तो ये कब का होगा, ये होगा प्री हिस्टोरिकल समय का, यानी कि प्राग ऐतिहासिक काल का होगा, क्योंकि उस समय मानव जो है इसका प्रयोग नहीं करता होगा। ठीक है, राधे राधे मुस्कान, ठीक है, ऑनलाइन आ चुके हैं सभी लोग, चलो गुड, ठीक है। चलो तो समझते हैं हम लोग इस समय, यानी हमारे पास जानने के लिए सिर्फ आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है, पत्थर के औजार हैं, उसी के आधार पर हम अनुमान लगा सकते हैं, उसे हम प्री हिस्टोरिकल कहेंगे। और इस समय का जो दौर है उसे हम कहेंगे स्टोन एज। यानी क्वेश्चन आ जाए कि स्टोन एज किस समय का है, तो स्टोन एज प्री हिस्टोरिकल समय का है, प्राग ऐतिहासिक काल के समय का है। और इस समय मनुष्य के द्वारा क्या किया जाता होगा, तो मनुष्य गुफाओं में रहता होगा, एक जगह से दूसरी जगह जानवरों का शिकार करता होगा, खाना बदोश जिंदगी जीता होगा, और शिकारी रूप में अपना जीवन एंजॉय करता होगा। तो ऐसा दौर जब हमारे पास मनुष्य को जानने के एविडेंस जो हैं सिर्फ आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के रूप में मिल सकते हैं, उसे हम स्टोन एज में रखेंगे। स्टोन एज को हम
प्री हिस्टोरिकल एज में रखेंगे, प्रागैतिहासिक काल में रखेंगे। समझ में आया सबको? अगर आ गया तो कमेंट्स करके बता दो सब लोग, अगर समझ में आ गया है तो। ठीक है कि सबको प्रागैतिहासिक काल यानी प्री हिस्टोरिकल एज में कैसे समझा जा सकता है। चलो अब आते हैं हम प्रोटो हिस्टोरिकल यानी आदि ऐतिहासिक काल। आदि ऐतिहासिक काल वो है जब हमारे पास इन दोनों एविडेंस मौजूद हैं, हमारे पास दोनों एविडेंस मौजूद हैं, लेकिन दुर्भाग्य से इन दोनों में से किसी एक को ही पढ़ा या देखा जा सकता है, पुरातात्विक को या साहित्यिक को। हमारे पास दोनों एविडेंस अवेलेबल होते हैं, लेकिन दोनों में से जब किसी एक को ही हम पढ़ और देख सकते हैं, समझ सकते हैं, तभी जो है मोस्ट रूप से हम लोग ये जान पाते हैं कि इस समय आदि ऐतिहासिक काल वो है जब हमारे पास दोनों तरह के एविडेंस अवेलेबल हैं, लेकिन हम एक का ही प्रयोग कर सकते हैं। एग्जाम्पल के रूप में हमारे पास आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है, लेकिन हमारे पास स्क्रिप्ट भी है, लेकिन उस स्क्रिप्ट को हम पढ़ नहीं सकते। अब मान लो हमारे पास स्क्रिप्ट है लेकिन आर्कियोलॉजिकल एविडेंस नहीं है, तो हम स्क्रिप्ट के आधार पर उस समय के द्वारा जो लिखा गया है उसके आधार पर अनुमान लगाएंगे। और इस तरह से प्रोटो हिस्टोरिकल वो दौर है, मान लो इंडस सिविलाइजेशन और वैदिक सिविलाइजेशन, इन दोनों को रखा जाता है प्रोटो हिस्टोरिकल टाइम पीरियड में। जैसे इंडस की जो स्क्रिप्ट है उसको हम आज तक पढ़ पाए नहीं पढ़ पाए, लेकिन इंडस सिविलाइजेशन ने जो अपने नगर बनाए उनके बारे में ही हम उसके इतिहास को जान सकते हैं। यानी हमारे पास लिटरेचर नहीं है लेकिन आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है, लिटरेचर है लेकिन हम पढ़ नहीं पा रहे। आई एम सॉरी। ठीक, तो भैया इसके लिए हम इसको किस में रखेंगे? इसको हम रखेंगे प्रोटो हिस्टोरिकल में, आदि ऐतिहासिक काल में। वैदिक काल, वैदिक काल में हमारे पास पुरातात्विक एविडेंस हैं, लेकिन मतलब पुरातात्विक एविडेंस नहीं है, लेकिन हमारे पास लिटरेचर भरा हुआ पड़ा हुआ है, वेद हैं, उपनिषद हैं, बहुत सारी चीजें हैं। तो यानी जब हमारे पास लिटरेचर भरा पड़ा है तो इसके आधार पर हम वैदिक काल का इतिहास लिख देंगे, और आर्कियोलॉजिकल एविडेंस हमारे पास है लेकिन सीमित है और हम इसकी जानकारी नहीं प्राप्त कर पा रहे। इंडस सिविलाइजेशन जिसमें हमारे पास आर्कियोलॉजिकल एविडेंस जो हैं वो ही अवेलेबल है, लिटरेचर अवेलेबल नहीं है। समझ में आई बात सबको? ठीक है, सबको बात समझ में आ गई होगी। गुड आफ्टरनून शिवानी जाट, विवेक जाट, ओके। चलो ठीक है, तो सिंपल सी बात, अगर मैं तुम्हें प्रागैतिहासिक काल बोलूं तो सिंपल सा आदि मानव का जीन पूरा एकदम एंजॉयमेंट वाला एज, और वो आएगा स्टोन एज। अब मैं बात करूं आदि ऐतिहासिक प्रोटो हिस्टोरिकल यानी कि वो दौर जब हमारे पास दोनों एविडेंस हैं पर हम एक का प्रयोग कर पा रहे हैं, जैसे कि इंडस सिविलाइजेशन और वैदिक सिविलाइजेशन। चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हमारे पास हिस्टोरिकल एविडेंस है। ठीक है, नगरी सभ्यता भी यहीं से प्रारंभ होती है क्योंकि इंडस सिविलाइजेशन से। अब हिस्टोरिकल वो दौर है जब हमारे पास दोनों तरह के एविडेंस अवेलेबल हो गए। ओहो मजा आ गया भैया, मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। और हमारे पास दोनों तरह के एविडेंस अवेलेबल हैं, आर्कियोलॉजिकल भी है, लिटरेचर भी है, भरपूर हमारे पास मटेरियल आ गया है। और इस मटेरियल के आधार पर हमारे साथ बहुत सारे ग्रंथ भी हैं, पुरातात्विक में हमारे पास अभिलेख हैं, विदेशी आए वो भी लिख के चले गए, उनके भी हमारे पास साक्ष्य हैं। और इस तरीके से वो दौर जब हमारे पास दोनों तरह के एविडेंस अवेलेबल होते हैं, वो दौर प्रारंभ होता है महाजनपद काल से। और महाजनपद काल से ऐतिहासिक दौर चालू हो जाएगा, यानी 600 बीसी से प्रारंभ हो जाएगा और अब तक ये चल रहा है। तो हमारे इतिहास को जो कल बीत गया है, जो कल बीत गया है वो हो गया हिस्टोरिकल। ठीक है, तो हिस्टोरिक हो जाएगा यानी कि ऐतिहासिक बन जाएगा। अरे यार कल परसों की बात है यार, बहुत ऐतिहासिक घटना घटित हो गई यार। हम ऐसा थोड़ी बोलो बहुत आद्र ऐतिहासिक घटना घटित हो गई, बहुत प्राग ऐतिहासिक घटना घटित हो गई, ऐसा नहीं। हम क्या बोलेंगे? अरे यार बहुत ही ऐतिहासिक घटना घटित हो गई यार, बहुत हिस्टोरिकल टाइम निकला यार, ऐसा बोलेंगे। ऐसा क्लियर है सबको? तो याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, इसको याद रखना, भूल मत जाना। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, और इस तरह एक सुव्यवस्थित सामाजिक और राजनीतिक ढांचा तैयार
कर दिया गया। तो इस तरह से ये इतिहास का डिवीजन मैंने किया। आप लोगों को आशा करता हूं समझ में आ गया होगा। अब कोई घबराएगा नहीं, रोएगा नहीं, चिल्लाएगा नहीं। सिंपल सी बात है, अगर मैं तुमसे बात करूं कि प्राग ऐतिहासिक काल क्या है, आदि ऐतिहासिक काल क्या है, ऐतिहासिक काल क्या है, तो समझ जाओगे क्या आएगा क्या नहीं आएगा। मैं थोड़ा सा मजाक के रूप में पढ़ाना पसंद करता हूं क्योंकि हिस्ट्री बोरिंग टॉपिक है और बोरिंग टॉपिक बच्चों को इंटरेस्ट नहीं देता है, बोर लगने लगता है। इसलिए थोड़ा सा इंजॉयमेंट का पुट मसाला डालना पड़ता है मुझे, थोड़ा सा मसाला, ठीक है, जिससे आप लोगों को समझ में आ जाए। ठीक है एवरीवन, क्लियर है? तो हिस्ट्री को पढ़ना है तो एंजॉयमेंट के साथ पढ़ो, टेंशन फ्री होकर सब कुछ एंजॉय के साथ पढ़ना है। ठीक है, चलो अब हमने इतिहास का विभाजन कर दिया भैया। इसका नामकरण सबसे पहले प्री हिस्टोरिकल किसने रखा? तो इसका नाम डेनियल विल्सन महोदय ने लिखा, विल्सन। तो डेनियल विल्सन ने इसका नाम प्री हिस्टोरिकल रखा। और इसकी तिथि का निर्धारण करने के लिए हम किस टेक्निक का प्रयोग करेंगे? तो हम कार्बन डेटिंग टेक्निक का प्रयोग करेंगे जिसे C14 कहा जाता है, और इसके आधार पर हम अनुमान लगा लेंगे। क्लियर? चलो अब हम आगे बढ़ते हैं और मध्य प्रदेश के पैलोलिथिक एज पर आते हैं। बहुत ही थोड़ा सा दिक्कत देता है बच्चों को, टेंशन फ्री रहो, कोच नहीं है, बहुत ही इंजॉयमेंट है। ठीक है, चलो नाम बड़े दर्शन छोटे। चलो मध्य प्रदेश में स्टोन एज यानी कि पूरा पाषाण काल को अब हम पढ़ेंगे। और मध्य प्रदेश में अगर हम देखें तो मैंने आपको पूरा पाषाण काल बताया। ठीक है, पूरा पाषाण, मध्य प्रदेश में पूरा पाषाण काल यानी कि पैलोलिथिक एज। अब पूरा पाषाण काल में मनुष्य पत्थर के औजारों का प्रयोग कर रहा है, जास्पर का कर रहा है, क्वार्टरजाइट का करेगा, और इसलिए इस युग में मनुष्य पत्थर यानी कि पाषाण का प्रयोग कर रहा है। इसलिए हम इसको स्टोन एज यानी कि पत्थर का यूज कर रहा है, पाषाण यानी कि पत्थर हो गया, और इस तरीके से हम इसे स्टोन एज कहेंगे। ठीक है भैया, कह दिया, बहुत अच्छी बात है, कह दिया। लेकिन भैया मानव के विकास के डेवलपमेंट के आधार पर हम इसको कैसे डिवाइड करें? भैया मनुष्य तो एक बहुत लंबे समय से आदि मानव रहा, वो तो आदमी हूं हाँ हूं करता हुआ घूमता रहा। तो भैया उसका हूं हाँ हूं को तो कहीं जोड़ना पड़ेगा ना। तो भैया आदि मानव जो था उसने अपना आदि मानव जीवन एक बहुत लंबे दौर में गुजारा। अब ऐसा तो है नहीं कि वो फटाक से ये पंजे के बल से एकदम सीधे खड़ा हो गया होगा, आजा बेटा कौन आ रहा माइका लाल हैं, और उसके शरीर से एकदम बाल जो हैं वो छट गए होंगे, पूंछ उसकी गायब हो गई होगी, जबड़ा सीधा हो गया होगा, दब गया होगा। तो ऐसा तो होगा नहीं। ठीक है, तो मनुष्य ने यानी धीरे धीरे ही अपने आप को डेवलप किया होगा। तो मनुष्य ने जब धीरे धीरे अपने आप को डेवलप किया होगा तो डेवलप करके मनुष्य ने किस तरीके से अपने आप को जो है विकसित किया होगा, इसी का अध्ययन करना है हमें स्टोन एज में। चलो स्टोन एज यानी कि पैलोलिथिक एज यानी कि पुरा पाषाण काल की हम बात करते हैं। तो पुरा पाषाण काल यानी कि पैलोलिथिक एज, और यही मानव के इतिहास का सबसे लंबा चरण है। यह लंबा चरण इसलिए है क्योंकि अगर देखा जाए तो मनुष्य के 5 लाख वर्ष से लेकर 10,000 वर्ष तक की कहानी इसी में आएगी। और उसके बाद हमारे पास एविडेंस ही एविडेंस आ गए तो इतिहास को और बड़ा कर दिया, गहरा कर दिया हमने। लेकिन इस समय तो मनुष्य शिकारी कर रहा है ना, और शिकार करते करते कैसे अपने आप को डेवलप कर रहा है उसे पढ़ना है। तो मध्य प्रदेश में अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश में पूरा पाषाण काल के एविडेंस पाए गए हैं। इसलिए हम 5 लाख वर्ष से लेकर 10,000 वर्ष तक के समय को इस पैलोलिथिक एज में यानी कि पुरा पाषाण काल के अंतर्गत रखते हैं। अब बात आती है कि इसका डिवीजन कैसे किया जाए। तो इसका डिवीजन करने के लिए औजारों की बनावट यानी मानव जो था उसने भैया औजारों की बनावट में चेंजेस किया होगा। मान लो भैया मैंने अपनी कमर ये सीधी कर ली, अब मैं हो गया भैया आ रहा कौन आ रहा मार्केट में। अब मैंने क्या बनाया होगा, मान लो मैंने एक हैंडेक्स बना लिया होगा। हैंडेक्स यानी हाथ की जो है हथौड़ी बनाई होगी, जानवर मिला फटाक से मारा और खा लिया, टेंशन खत्म। अब मैंने सोचा यार जानवर को मारने के लिए भाला वाला बनाना पड़ेगा, भाला वाला बनाया मैंने, उससे मैंने फिर लोगों को मारना चालू किया, जानवरों को मारना चालू किया। लेकिन मैं सोचा यार अब बड़े बड़े औजार बहुत बना लिया, अब छोटे औजार बना ले यार, जरा छोटे छोटे औजार क्या वो जानवरों को काटने वाटने में थोड़ा सही रहेगा यार, वो क्या पेट वेट का सवाल इतना खाना पड़ता है। तो आदि मानव ने बोला एक काम करते औजारों को थोड़ा छोटा करते हैं, शॉर्ट साइज बना लेते हैं।
जैसे ही हम औजारों की बनावट में चेंजेस लाएंगे एज चेंज कर देंगे, क्योंकि हमें उस समय के मानों को जानना होगा। यानी औजारों की जैसी बनावट हमने चेंज की, हो चेंज हो जाएगा पैलोलिथिक एज में। बात समझ में आई? तो पैलोलिथिक एज में जैसे ही हम औजारों की बनावट में चेंज करेंगे एज चेंज कर देंगे। क्लियर सी बात है? समझ में आई बात? सबको आ रही है समझ में? चलो आगे बात करते हैं हम लोग। अब इसके अलावा क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, जलवायु परिवर्तन की बात करते हैं। तो इस पैलोलिथिक एज में, पाषाण काल में, मनुष्य ने जो औजार बनाए और औजारों को जिस तरह छोटा किया, पेना बनाया, उससे ही इतिहास चेंज होता जाएगा, यानी पाषाण काल चेंज होता जाएगा। लेकिन क्लाइमेट भी चेंज हो रहा है, क्योंकि अर्थ धीरे धीरे पिघल रही है, आइस जो है वो पिघलना चालू हो रही है, धीरे धीरे गर्मी बढ़ना चालू होगी, बरसात होना कम होगी, और इस तरह मानव के शरीर में भी चेंजेस आ रहे होंगे। और इस तरीके से क्लाइमेट चेंज के आधार पर भी हम इसे डिवाइड कर सकते हैं। सिंपल सी बात। चलो, तो औजारों की बनावट और जलवायु परिवर्तन के आधार पर हम इसे कितने भागों में बांटें? तो भैया हम इसे 3 भागों में बांटेंगे। सिंपल सी बात है, कितने भागों में बांटेंगे? 3 भागों में बांटेंगे। तो हमें इसको 3 भागों में डिवाइड कर देना है। अब 3 भागों में डिवाइड कैसे कर लेना है? तो पहली चीज, हमें पूरा पाषाण यानी पैलोलिथिक एज में, जो कि 5 लाख से 10,000 वर्ष के बीच चलेगा, इसको हमें 3 पार्ट में बांटना होगा। लेकिन 3 पार्ट में बांटने के लिए हमें जो उस समय के औजारों की बनावटें हैं, जो जलवायु में होने वाला परिवर्तन है, उसके आधार पर इसको बांट देंगे। चलो बांटते हैं भैया। चलो 3 पार्ट में बांटा। पहला हमने बांटा निम्न पुरा पाषाण काल, दूसरा बांटा हमने मध्य पुरा पाषाण काल, और तीसरा बांटा हमने उच्च पुरा पाषाण काल। लोअर पैलोलिथिक एज, मिडिल पैलोलिथिक एज और अपर पैलोलिथिक एज। अब हमने इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब हम इसको जब 3 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, यानी कि लोअर पैलोलिथिक एज, मिडिल पैलोलिथिक एज, अपर पैलोलिथिक एज, निम्न पुरापाषाण, मध्य पुरापाषाण, नौ और उच्च पुरापाषाण काल। क्लियर? नाम थोड़ा सा दिक्कत दे रहा होगा पर याद हो जाएगा, पूरा पूरा करते मत ले जाना। चलो, अब जलवायु परिवर्तन के आधार पर 3 भागों में बांटा। सबसे पहले भागते हैं हम निम्न पुरापाषाण काल को। ये वो दौर है जब मनुष्य का वो समय चल रहा था जब मनुष्य ने अपने हथियारों का प्रयोग करना चालू कर दिया, अपनी कमर सीधी करना चालू कर दी। और ये वो दौर था जब मनुष्य जो है, इस एज को मैं यहां लिख देता हूं, यानी निम्न पुरापाषाण काल वो दौर है जब 5 लाख से लेकर 50,000 तक का जो समय है, ये बीसी में है, याद रखना भैया, बिफोर क्राइस्ट। ये सब कब हो रहा है? बिफोर क्राइस्ट में हो रहा है। तो 5 लाख से लेके 50,000 बीसी के बीच में जो मानव का दौर है, उसे हम लोअर पैलोलिथिक एज यानी कि निम्न पुरापाषाण काल में रखेंगे। सिंपल सी बात, नो बकवास। क्लियर? तो निम्न पुरापाषाण काल यानी कि वो दौर जब मनुष्य 5 लाख से 50,000 के दौर में रहेगा। तब मनुष्य जानवरों का शिकार करने के लिए सबसे पहले हथियार बनाएगा, क्योंकि जंगल सूखने लगे थे, जानवरों को खाना चालू करेगा और हैंड एक्स का प्रयोग करेगा। हैंड एक्स के द्वारा वो चॉपर यानी खंडक का प्रयोग करेगा और इस तरीके से वो अपने हथियारों को थोड़ा थोड़ा पेना बनाएगा। और इस तरह निम्न पुरापाषाण काल वो दौर है जब मनुष्य हैंड एक्स और खंडक यानी चॉपर के द्वारा जो है औजारों का प्रयोग करेगा और उनके द्वारा जानवरों का शिकार करेगा। अब मध्य प्रदेश से रिलेटेड क्या चीजें हैं? तो मध्य प्रदेश की नर्मदा घाटी के हथनोर से हमें इसके बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, तो समझ में आ रहा हो सबको तो बताते हुए चलो भैया। ठीक है, तो नर्मदा घाटी यानी हथनोर से मिलती है। अब बात आती है भैया, निम्न पुरापाषाण काल चल रहा है, मनुष्य आदि मानव के रूप में है, हैंड एक्स का प्रयोग कर रहा है, चॉपर का प्रयोग कर रहा है। और मध्य प्रदेश में इसके एविडेंस सीहोर के हथनोर से मिल रहे हैं। कहां से मिल रहे हैं? सीहोर के हथनोर से मिल रहे हैं। वाह भैया वाह, हमारे टाइम पे मध्य प्रदेश में आ गए थे बेटा मानव तुम लोग हैं, और वो भी लोअर पैलोलिथिक एज में ही आ गए थे, निम्न पुरापाषाण काल में। तो भैया कौन थे तुम? तो उन्होंने बोला एक्सक्यूज मी, हम थे होमो इरेक्टस। हम कौन थे? होमो इरेक्टस थे।
अच्छा, होमो इरेक्टस थे आप लोग जो मध्य प्रदेश में आए सबसे पहले। और भैया तुमने ये मध्य प्रदेश में नर्मदा वैली में हथनौर के सीहोर में रहे, तो भैया तुम्हारे एविडेंस तो हमें मिले ही नहीं। बोले कैसे नहीं मिले एविडेंस? भैया हमारी जो है खोपड़ी मिलेगी आपको, ठीक है, जिससे आप हमारे बारे में पता कर पाओगे। और ये खोपड़ी कौन खोजेगा? तो ये खोपड़ी 5 नवंबर 1982 को अरुण सोनकिया जी खोज लेंगे, टेंशन न को लेना। और अरुण सोनकिया जो है उन्होंने सबसे पहले मनुष्य के द्वारा प्रयोग, जो मनुष्य था होमो इरेक्टस, उसकी खोपड़ी खोज निकाली 5 नवंबर 1982 को। और इस तरीके से हमने मध्य प्रदेश में पहला जो कि नर्मदा वैली में मिला था होमो इरेक्टस, इस होमो इरेक्टस को होमोनिड भी कहा, ठीक है। अब इसमें जो खोपड़ी मिली है, ये खोपड़ी किसकी मिली? तो भैया कई लोगों का मानना है कि ये खोपड़ी जो है वो 30 वर्षीय एक महिला की मिली है। और भैया मेल की नहीं मिली, फीमेल की मिल गई। और 30 वर्षीय एक महिला की मिल गई होमो इरेक्टस की, ठीक है। और जो ये होमो इरेक्टस था, ये भैया कोई नॉर्मल इंसान नहीं था। ये पहला वो इंसान था जिसने अपनी कमर को सीधा करके द्विपाद यानी के द्विपद पर चलना, यानी कि 2 पैरों पर चलना चालू कर दिया था। ये वो मानव था जिसने कि सीधा खड़ा होना चालू कर दिया था। और मनुष्य जो है वो सीधा खड़ा हो गया था। यही थे वो होमो इरेक्टस जिन्होंने अपनी कमर को सीधा कर लिया था और हाथों को छोड़कर 2 पांव पर चलना चालू कर दिया। और यही होमो इरेक्टस मध्य प्रदेश के इस एरिया से मिले हैं। तो याद रखना, होमो इरेक्टस हमें कहां से मिला है? तो होमो इरेक्टस जो है वो हमें नर्मदा वैली में मिला है। और इस तरीके से इसे ही नर्मदा मैन कहा जाता है। इसे ही कहा जाता है नर्मदा मैन। और इस तरह नर्मदा मैन की खोज हो गई। तो सिंपल सी बात है, हमें पहली बार जो जानकारी मिल रही है वो हमें पैलोलिथिक एज में, सबसे पहले हम इसे 3 भाग में बांटेंगे। पहला भाग है लोअर पैलोलिथिक एज यानी कि निम्न पुरापाषाण काल। और निम्न पुरापाषाण काल का टाइम पीरियड 5 लाख से 10,000 है। इस समय मनुष्य ने हैंड एक्स और खंडक यानी चॉपर का प्रयोग किया। और मध्य प्रदेश की नर्मदा वैली हथनौर से हमें यहाँ पर मनुष्य के सबसे पुराने एविडेंस मिलते हैं और वो मिलते हैं होमो इरेक्टस के, जिसकी खोपड़ी हमें नर्मदा वैली में 1982 में अरुण सोनकिया ने खोज निकाली। और ये होमोनिड जो है वो कोई और नहीं बल्कि 30 वर्षीय महिला का है, जिसने के बारे में कहा जाता है ये वो दौर है होमो इरेक्टस का जब होमो इरेक्टस सीधे खड़े हो गए थे और होमो इरेक्टस के दौर में वो आ चुके थे। चलो सिंपल सी बात, समझ में आ गया सबको? तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखना इसके बारे में। और इस तरीके से हम जो हैं आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़कर अब हम लोगों ने इसके बारे में यानी निम्न पुरापाषाण काल के बारे में पढ़ लिया है। और निम्न पुरापाषाण काल के बारे में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमें मिल रही है वो ये मिल रही है कि इस समय मनुष्य ने अपने आप को धीरे धीरे डेवलप करना चालू कर दिया है। मनुष्य ने 2 पैरों पर चलना चालू कर दिया है। मनुष्य अब भैया आवारा हो गया है, इधर से उधर घूमना चालू कर देगा। और घूमना चालू करके वो भैया अब जानवरों का बड़े पैमाने पर शिकार करेगा। और जानवरों का बड़ा पैमाने पर शिकार करने के बाद अब उसे पता चल जाएगा किसको मारना है किसको नहीं मारना। पता लगे शेर का शिकार कर लिया, शेर ने उसका शिकार कर लिया, ठीक है। चलो तो समझ में आ गया सबको लोअर पैलोलिथिक एज? कमेंट्स करके बताइए सभी लोग, लोअर पैलोलिथिक एज समझ में आ गया सबको? अगर समझ में आ गया है तो वेरी गुड, नहीं समझ में आया तो भैया तब भी वेरी गुड, ठीक है। चलो क्लियर है? ठीक है शिवानी, विवेक, मुस्कान, चलो आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। और अब आते हैं हम लोग किस पर? मिडिल पैलोलिथिक एज पर, यानी कि मध्य पुरापाषाण काल पर। देखो मिडिल पैलोलिथिक एज यानी कि मध्य पुरापाषाण काल को समझने के लिए पहले इसके टाइम पीरियड को समझ लेते हैं। ये वो दौर है जब मनुष्य 50,000 से लेकर 40,000 BC के दौर में है।
और इस समय मनुष्य ने अपने हथियारों की बनावट में परिवर्तन कर लिया है। मैंने आपको बताया था कि जैसे ही औजारों की बनावट में चेंजेस आएगा हम इसका चैप्टर नया खोल देंगे। और इस तरीके से क्या आ गया, इस तरीके से हमारे पास जो है एक ऐसे औजारों के भंडार मिले जिसमें कि पत्थर के द्वारा बनाए गए औजार छोटे हो चुके थे, पतले हो चुके थे और कई टुकड़ों से बनाए जाते थे। और इस तरीके से पत्थरों के औजारों की बनावट जो थी वो छोटी हो गई और छोटी हो जाने की वजह से इसे फलक संस्कृति कहा गया। तो कई बार ये क्वेश्चन आता है इंडिविजुअल रूप से, अगर तुम्हारे पास प्री में आ जाए तो वो भी कर लोगे, मेंस में आ जाए लोअर पैलोलिथिक एज, मिडिल पैलोलिथिक एज या कि निम्न पुरा पाषाण काल आ जाए या उसकी साइट पूछी जाए, हम साइट पे भी चर्चा करेंगे। 2 मार्कर सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि सबसे ज्यादा नंबर 2 मार्कर में खींचे जा सकते हैं। याद रखना इस बात को, क्योंकि एग्जैक्ट अगर आप लिखोगे तो नंबर आपको जरूर पूरे के पूरे मिलेंगे, तो याद रखना। चलो अब हम आते हैं मिडिल पैलोलिथिक एज, यानी कि याद रखना इस एज में पत्थर के औजार छोटे हो गए थे, इसलिए इसे क्या कहा गया, इसे फलक कल्चर कहा गया है। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार बना के लिख लेना। फलक कल्चर किसे कहा जाता है, तो मध्य पुरा पाषाण काल को फलक कल्चर कहा जाता है, ना कि मध्य पाषाण काल को मेसोलिथिक को कहा जाता है। ठीक है, तो मध्य पुरा पाषाण काल यानी कि मिडिल पैलोलिथिक एज को फलक कल्चर कहा जाता है। यह इंपॉर्टेंट चीज है, लोग गलत बता देते हैं, मध्य पाषाण काल को ही फलक संस्कृति बजा देते, नहीं वो फलक संस्कृति नहीं बल्कि ये फलक संस्कृति है। चलो अब ये जो दौर था, इस दौर में पत्थर के औजारों को छोटा कर दिया गया। अब ये वो दौर है जब होमो इरेक्टस अपने आप में भी परिवर्तन कर लेगा क्योंकि समय बीतने लगा, और फिर आए होमो निएंडरथल। कौन आए, होमो निएंडरथल आए। होमो निएंडरथल की अगर बात की जाए तो ये वो मानव है जिसने अपने आप में परिवर्तन ला दिया। क्या परिवर्तन ला दिया इसने, पहली चीज ये मनुष्य सोच सकता था, यानी बुद्धिमान था। तो यानी होमो निएंडरथल ने अपने दिमाग का प्रयोग करना चालू कर दिया, और जब उसने दिमाग का प्रयोग करना चालू कर दिया तो भाई साहब इसने अग्नि का प्रयोग करना सीख लिया। कैसे आग को कंट्रोल किया जा सकता होगा, आग को जलाना सीख लिया इसने, और हु करते हुए खाना चालू कर दिया भैया, आसपास आग जलाकर जानवरों को दूर रखना चालू कर दिया। अग्नि की खोज कर ली इसने, होमो निएंडरथल ने। अब अग्नि की खोज इसने कैसे की होगी, ये भी एक तरह से कहानी बना सकते हैं हम लोग। तो भैया हुआ ये होगा कि जब इसने अग्नि की खोज की होगी तो अग्नि की खोज करने के लिए क्या किया होगा, मान लो कि भैया इस समय आदि मानव ने एक जानवर का शिकार किया होगा, जानवर का शिकार किया होगा, जानवर का शिकार करने के बाद भैया सब लोग मिलके खा रहे होंगे, तो उसी में से एक भाई साहब को ज़्यादा भूख लगी होगी, बोला नहीं मैं तो ये जानवर का लेग पीस उठा के लाऊंगा, मैं तो वही खाऊंगा, और उसने जानवर का लेग पीस उठाया होगा, भागा होगा। एक आदि मानव को गुस्सा आया, उसने उठाया पत्थर दे फेंक के मारा, जैसे ही पत्थर फेंक के मारा पत्थर से पत्थर टकराया, जैसे ही पत्थर से पत्थर टकराया होगा पत्थर से निकली होगी चिंगारी, और जैसी चिंगारी निकली होगी बगल में पड़ी होगी घास, और घास में लग गई होगी आग। अब ये सारे जानवर आदिमानव थे घबरा गए कि भैया एकदम आग कैसे निकल गई, तो बेचारा डरते डरते उसके पास गए होंगे, ऐसे पास जा रहे होंगे, ओ हो आग, हु करके उसके पास गए होंगे। एक आदिमानव हा हु ही और हाथ डाल दिया, जैसे ही हाथ उसने डाला होगा तो उस आग से उसका हाथ जल गया होगा, जैसे ही जला और या बैंड बज गई होगी उसकी। अब वो समझ गया कि इस आग के पास नहीं जाना, आग जला देता, बेचारे का हाथ जला दिया उसने। अब क्या किया जाए, होमो निएंडरथल बुद्धिमान था, उसने क्या किया कि उसने देखा कि पत्थर से पत्थर टकराया, चिंगारी निकली, आग लगी घास में, तो भैया आग को जलाया जा सकता है पर इसको थोड़ा कंट्रोल करना होगा, और इसको कंट्रोल करने के लिए हम क्या करें, तो इसको कंट्रोल करने के लिए भैया हम जानवरों का शिकार करेंगे, और जानवरों का शिकार करने के बाद भैया हम जब खाएंगे तो बीच में कोई रुकावट ना हो, तो पत्थरों से घिस घिस कर उन्होंने आग जलाई होमो निएंडरथल ने, और आग को धीरे धीरे कंट्रोल करना सीख गए।
ये भी समझ गए कि इस आग से जानवर भी डरता होगा, तो भैया वो जानवर से भी उसकी रक्षा करेगा। और इस तरह होमो निएंडरथल ने इस तरह से जो है अग्नि का प्रयोग करना सीख लिया। अब इसने और क्या कर लिया, इसने बोला यार भाई अग्नि वग्नि का प्रयोग कर लिया अपन ने यार, दो पाँव पे भी खड़े हो गए थे, होमो इरेक्टस खड़े करके चले गए थे हमको, लेकिन यार ये अपन बिना कपड़े के घूम रहे, अच्छा लग रहा है क्या यार अपने को, यार भाई तू भी बड़ा बिना कपड़े के घूम रहा है यार, तू भी बिना कपड़े के घूम रहा, तो एक काम करो यार कुछ कपड़े वपड़े भाई पहने यार, अब कपड़ा कहाँ से बनाए भाई ये, तो यार ये जानवर की खाल निकाल के यार सुखाने रखी थी मैंने यार, ये बहुत ही एकदम ऐसी हो गई है यार एकदम, इसको मैंने एक बार कल रात को थोड़ी सी ठंड लगी, मैंने जैसी पहना इसको खाल को तो मेरे को ठंडक वंडक एकदम दूर हो गई मेरी, अगर मैं इसको पहन लूँ तो भैया उस आदि मानव ने बोला हाँ बात तो सही कह रहा है यार तू, यार बेहतरीन यार, तेरी खोज को तो मैं एकदम आस्कर पवार दूंगा जब मिलेगा आगे चलकर। तो उसने बोला भाई आइडिया है मेरा, निएंडरथल हूँ मैं भाई। और भाई साहब ने उस चमड़े को, जो जानवरों का शिकार करते थे, उस चमड़े से इन्होंने अपने कपड़े बनाना चालू कर दिए, और इस तरह चमड़े का प्रयोग ये अपने तन को ढकने के लिए करने लगे। अब इन्होंने भैया कपड़े भी बना लिए अपने, अग्नि का प्रयोग करने लगा, बुद्धिमान हो गया था, पैरों पे चलने लगे थे, जानवरों को मारने के लिए छोटे हथियार बना लिए थे जिससे उनकी खाल निकाल सकें वो, और उसको चमड़े के रूप में पहन सकें। अब भाई साहब समय बीतता चला गया और उनको के लोग जो साथी वो जो हैं निपटने लगे, अब मरने लगे, तो उन्होंने सोचा कि भैया इसका क्या किया जाए। तो भाई साहब निएंडरथल ने एक और चीज की, मनुष्य के मरने पर उसका शवाधान करना चालू किया, यानी उसका अंतिम संस्कार करना चालू किया, और यह किया होमो निएंडरथल ने। और इस तरीके से मध्य पुरापाषाण काल, जिसमें छोटे हथियारों के कारण इसे फलक करचल कहा जाता है, उसी समय मनुष्य होमो निएंडरथल हुए, जो कि बुद्धिमान थे, जो अग्नि का प्रयोग करना जानते थे, जिन्होंने चमड़े का प्रयोग करके अपने कपड़े बनाना चालू किए, जिन्होंने शवों को दफनाना चालू किया, जलाना चालू किया, और इस तरीके से होमो निएंडरथल भाई साहब एकदम ट्रेंड हो गए। अब इसके आगे क्या हुआ, इसके आगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज हुई वो ये हुई कि इस समय हुआ ये कि ये दौर धीरे धीरे बीतता चला गया, और बीतने के बाद अब तीसरा फेस आया जिसे हम उच्च पुरापाषाण काल कहते हैं, यानी अपर पैलोलिथिक एज कहते हैं। उच्च पुरापाषाण काल यानी कि वो दौर है जब मनुष्य आधुनिक मानव बन जाएगा, और मनुष्य आदि मानव के रूप से धीरे धीरे अब वो गुफाओं में रहना चालू करेगा। बोले बहुत हो गया भाई घूमना फिरना यार, अपने को यार कुछ अब रहने की जगह चाहिए, एकदम 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 ऐसे बनाओ, कुछ भी कुछ करो भैया, रहने की जगह चाहिए अपने को। तो कहाँ रहेंगे भैया, बनाना तो आता ही नहीं है। अब भाई मैंने वो पहाड़ी पे गुफा देखी थी यार, कोई नहीं था, छत है एकदम, पानी वानी कुछ नहीं आएगा, बकायदा एकदम एकदम गुफा है, ऊपर से पूरी चारों तरफ ढकी हुई है, कोई नहीं है, किसी ने नेचर के द्वारा बना दी होगी, तो एक काम करते हैं गुफाओं में चलते हैं भाई। बोले ठीक है भाई। तो कौन सा भाई जाएगा, तो होमो इरेक्टस तो वो था जिसने पैरों पे चलना चालू किया, होमो निएंडर वो था जिसने कि अग्नि और बुद्धिमान बनना चालू किया। ये तीनों 2 मार्कर में आए, 2 मार्कर में आए तो आराम से लिख पाओगे, ठीक है। और आधुनिक मानव वो जो होमो सेपियंस थे, यही है बेटा तुम्हारे पूर्वज, यही कौन है तुम्हारे पूर्वज, इन्हीं से हुए हो उत्पन्न होमो सेपियंस, पहला बुद्धिमान मानव। इसे ही क्रोमोगेन कहा जाता है, और यही क्रोमोगेन है जिसको हम होमो सेपियंस कहते हैं, बुद्धिमान मानव कहते हैं। और इसी मानव ने पहली बार, मध्य प्रदेश के इतिहास से रिलेटेड है इसलिए हम भीमबेटका की गुफाओं में रहना चालू करेगा। तो भीमबेटका की गुफा में रहना चालू जो करेगा वो कौन होगा, वो होमो सेपियंस होंगे, जो वहां बना के चले गए जानवरों के और मनुष्य के शिकारी करते हुए चित्र, वो होमो सेपियंस होंगे। होमो सेपियंस ही भीमबेटका की गुफाओं में पाए जाएंगे। कब पाए जाएंगे, तो ये अपर पैलोलिथिक एज में पाए जाएंगे। क्लियर है सबको, समझ में आ रहा है? तो भैया मैसेज करके बता दो तो समझ में आ रहा हो तो चलो मैसेज का इंतजार रहेगा, ठीक है। तो होमो सेपियंस का विकास भी उच्च पुरापाषाण काल में यानी कि आधुनिक मानव के समय आ चुका था, और इस तरह भीमबेटका की गुफाएं जिसमें होमो सेपियंस रहा करते थे मध्य प्रदेश में मिली है, और यहीं से मनुष्य के द्वारा बनाए गए पहले हमें चित्र भी मिलते हैं।
तो आशा करता हूं कि आप लोगों को ये पैलोलिथिक एज समझ में आया होगा, जिसको मैंने लोअर पैलोलिथिक, मिडिल पैलोलिथिक और अपर पैलोलिथिक एज में समझाने का प्रयास किया। इन तीनों एज में मानव का विकास किस तरीके से हुआ, होमो इरेक्टस कब आए, होमो निएंडरथल कब आए, होमो सेपियंस कब आए, किस तरह जलवायु और औजारों के प्रकार के आधार पर हम इसे परिवर्तित कर सकते हैं, कैसे कैसे हमने अपने आप को डेवलप किया, और इस तरीके से अब हम गुफाओं में आ चुके हैं। कहां आ चुके हैं? गुफाओं में। कौन सी गुफा में? भीमबेटका की गुफा में। क्लियर है सबको? तो अब हम भीमबेटका की गुफाओं में रहने जा रहे हैं। ठीक है, चलो चले भीमबेटका की गुफाओं में रहने। आ जाओ भैया, भीमबेटका की गुफाओं में रहेंगे। चलो, पैलोलिथिक एज यानी कि वो दौर है जो प्रारंभ से लेके 10,000 वर्ष तक, यानी कि इसी में पूरा लोअर, मिडिल और अपर आता है। इस समय मनुष्य क्या कर रहा है? तो मनुष्य शिकार कर रहा है, हंटिंग कर रहा है। इस समय वो खाने को स्टोर कर रहा है, जो भी जानवर उनको मिल जाते थे। इस तरह औजारों के रूप में इस समय बड़े और बेडोल पत्थरों का प्रयोग करता था। जो मिल जाए उसी को दे मारता था भैया, वो बड़े पत्थर, यानी कि ये हैंड एक्स, चॉपर, इसका प्रयोग करता था। ठीक है, तो पुरापाषाण काल में यानी कि स्टोन एज में मनुष्य हैंड एक्स का प्रयोग करेगा, पैबूल का प्रयोग करेगा, ठीक है, क्लीवर का प्रयोग करेगा, चॉपर चॉपिंग का प्रयोग करेगा। चॉपर चॉपिंग दोनों तरफ से धारदार जो होते हैं वो चॉपर चॉपिंग हो गए। नदियों के पानी से घिस घिस कर जो पेने हो जाते हैं उनको चॉपर कहते हैं, चॉपर चॉपिंग हो गया। पत्थर जो बनाए जाते थे वो क्वार्टरजाइट के बनाए जाते थे। अब मध्य प्रदेश में पुरापाषाण काल से अगर क्वेश्चंस पूछ लिया जाए तो मध्य प्रदेश में पुरापाषाण काल से रिलेटेड आपको लिखना होगा इसका टाइम पीरियड, आपको लिखना होगा मनुष्य के जीवन का टाइप, मनुष्य के औजारों के प्रकार। ठीक है, अब इसी में वो अगर लोअर पैलोलिथिक, मिडिल पैलोलिथिक या अपर पैलोलिथिक पूछ ले तब भी आप उसको डिफाइन कर पाएंगे सभी लोग। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग डिफाइन अगर सब लोग कर पाएंगे तो बहुत अच्छी बात है। तो पुरापाषाण काल पे आ जाए तो इस तरह उसको प्रेजेंट कर देना आप सभी लोग। चलो अब हम मध्य प्रदेश में कहां कहां पर जो है कुछ साइडें मिली हैं पुरापाषाण काल की, वो हम लोग देखते हैं। चलो सबसे पहले पुरापाषाण कालीन स्थल है हमारे पास भीमबेटका। कौन सा है हमारे पास? भीमबेटका है। भीमबेटका की अगर बात की जाए तो भीमबेटका जो है वो किस जिले में है? रायसेन जिले में स्थित है। खोज किसने करी थी? तो भैया ये सब 2 मार्कर के हिसाब से आपके सामने है। सबसे पहले डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकड़कर ने 1957 में भीमबेटका की खोज कर ली, जहां से हमें 500 से अधिक शिलाशय यानी पत्थरों पे हमें मिलते हैं, पत्थर मिलते हैं। 2003 में इसको यूनेस्को साइट घोषित कर दिया गया था और 1990 इसे राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया गया था। ये राष्ट्रीय धरोहर है अब हमारी। ठीक है, इसे राष्ट्रीय धरोहर घोषित कर दिया गया था। भीमबेटका मोस्ट इंपोर्टेंट है। हथनोर, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये भी सीहोर में मिलेगा। हथनोर में हमने पढ़ चुके हैं अभी थोड़ी देर पहले। अरुण सोनकिया ने 5 नवंबर 1982 को होमो इरेक्टस यानी नर्मदा मैन की खोपड़ी प्राप्त की, जो भारत में मानव के सबसे प्राचीन एविडेंस अवेलेबल करा रहे हैं हमें। ठीक है, तो समझ गए बात को, प्राचीन एविडेंस अवेलेबल हो रहे हैं हमारे पास। इसके बाद नेतनखेड़ी, ये सीहोर में है, यहां से भी नर्मदा वैली के प्राचीन एविडेंस मिले हैं। आदमगढ़, ये बेसिकली एक मेसोलिथिक साइट होगी, लेकिन यहां पर हमें पशुओं के एविडेंस मिल रहे हैं। तो पुरापाषाण काल से मध्यपाषाण, लेकिन है ये किसकी साइट? मध्यपाषाण काल की है, जहां से हमें पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं। आदमगढ़ की खोज आर.बी. जोशी ने करी थी। भीमबेटका की खोज V.S. वाकड़कर ने करी थी। हथनोर की खोज अरुण सोनकिया ने की थी। याद रखना, खोजकर्ता का नाम, स्थान, खोजकर्ता का नाम और विशेषता, यही है इसका सलूशन इस टॉपिक को खत्म करने का। ठीक है, तो इसी तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, अब
इस समय आदमगढ़ यानी नर्मदापुरम में हमें मिला है और यहां पर हमें मनुष्य के पशुओं के पाले जाने के एविडेंस मिले हैं। लेकिन आदमगढ़ मेसोलिथिक साइट है, लेकिन पुरापाषाण काल से भी हमें इसके बारे में जानकारी मिलती है। उसमें सूक्ष्म औजार, मानव के निवास के साक्ष्य मिलते हैं। भानपुरा ये मंदसौर में स्थित है, चंबल वैली में। यहां पर भी मनुष्य के प्रारंभिक हथियार हमें मिलते हैं। अब प्री के अकॉर्डिंग बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, या पुरापाषाण कालीन स्थलों को समझाइए। लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है तो आप इसको लिख सकते हैं, लेकिन एक जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जब भी इस तरह से क्वेश्चन आता है तो आप मैप का प्रयोग जरूर करें और मैप बनाकर इन साइडों को लोकेट करना ना भूलें। और इस तरीके से हम इन साइडों को लोकेट करके ही हम इस समय के इतिहास को समझ सकते हैं, बता सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और इन साइडों को लोकेट करने का प्रयास करते हैं। मध्य प्रदेश में पुरापाषाण काल क्या है? मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में पुरापाषाण काल। अब इसको हम लोग डिफाइन करते हैं। मध्य प्रदेश में पुरापाषाण काल की साइट को लेकर अगर देखें तो बहुत सारी साइडें हमें पुरापाषाण काल की मिलेंगी। ऐसे हम मध्यपाषाण काल की करेंगे, ऐसे हम नवपाषाण काल की करेंगे। अगर हम पुरापाषाण काल की करते हैं तो मंदसौर में हमें एक साइड मिलेगी जिसका नाम है पसेवा। ठीक है, तो मंदसौर में एक साइड है पसेवा, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुरापाषाण कालीन स्थल है। और पसेवा के अलावा यहां पर एक और साइड मिलेगी। इस मैप को मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूं क्योंकि लिखने में दिक्कत आएगी आप लोगों को, क्योंकि मेरी राइटिंग थोड़ी बड़ी हो जाएगी। तो भैया दो साइडें मिली हैं यहां पर, एक मिला है पसेवा और एक मिला है यहां पर भानपुरा। मंदसौर जिले में स्थित, ये कहां पर स्थित है? मंदसौर जिले में। तो मंदसौर जिले में पसेवा और भानपुरा ये दोनों पैलोलिथिक एक साइड यानी पुरापाषाण कालीन एक साइड है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? चलो दिख रहा होगा। ब्लैक यूज कर लेते हैं इस पे अपन, चलो ब्लैक कलर यूज कर लेते हैं। ठीक है, चलो। तो पसेवा और भानपुरा ये एक सबसे महत्वपूर्ण साइड हमें यहां पर मिली है। इसे के अलावा जो है और हमें साइडें कहां से मिल रही हैं इस पर भी हम लोग बात करते हैं। एक साइड हमें देवास में मिली है, बिलावली। बिलावली जो है वो कहां स्थित है? देवास में स्थित है बिलावली। इसके अलावा हमें एक और साइड कहां से मिल रही है? तो हमें एक धार से मिल रही है जिसका नाम है खापरखेड़ा। खापरखेड़ा मिला है। ये कहां से मिला है? ये धार से मिला है। किस नदी के किनारे मिला है? तो बाघ नदी के किनारे मिला है ये साइड। अब क्या विशेषता है खापरखेड़ा की? तो खापरखेड़ा में हमें शुतुर मुर्ग के अंड कवच मिले हैं और इस अंड कवच से इस समय के मानवों ने मनके बनाए थे। और शुतुरमुर्ग के अंड कवचों से मनके बनाने के एविडेंस हमें धार से मिलते हैं। और इस समय यहां से हमें जो एक और चीज मिलती है वो डायनासोर के जो अवशेष हैं वो भी हमें यहां से मिल रहे हैं। तो डायनासोर के अवशेष भी हमें यहां से मिलेंगे। ठीक है, लोकेट करते चलिए, मैप बनाते हुए चलिए सभी लोग। ठीक है, तो मनके बनाने के भी एविडेंस मिलते हैं। इसके अलावा हमें डायनासोर के भी एविडेंस धार से मिलते हैं। इसके डायनासोर नेशनल पार्क भी यहां पर बना दिया गया है। ठीक है, तो डायनासोर के भी अवशेष यहां से मिल रहे हैं हमें। तो पहली चीज, और दूसरी चीज ये हमें खापरखेड़ा यानी धार से मिला है बाघ नदी पर। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो यहां पर हमें एक रायसेन जिले में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मिली है वो रायसेन जिले में हमें बहुत सारे एविडेंस मिल रहे हैं। और इसी एविडेंस के रूप में हमें एक जो साइड मिली है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक, एक साइड है जो बहुत महत्वपूर्ण है और वो है
भीमबेटका। क्या मिला है हमें? भीमबेटका मिला है। भीमबेटका की अगर बात की जाए तो भीमबेटका के बारे में आप सभी लोग जानते ही हैं। अगर मैं भीमबेटका की बात करूं तो भीमबेटका को 1957 में खोजा गया था और वीएस वाकड़कर ने खोजा था। दूसरी महत्वपूर्ण बात, भीमबेटका में हमें किसकी जानकारी मिलती है? तो भीमबेटका में हमें उच्च पुरापाषाण कालीन मानव की जानकारी मिलती है। कौन था वो मानव? तो वो हो गए होमो सेपियंस की जानकारी मिल रही है। क्या जानकारी मिल रही है? तो इनके द्वारा किए जाने वाले शिकार और उनके दैनिक जीवन की जानकारी मिल रही है। ठीक है। भीमबेटका में कितने प्रकार के जो हैं इस समय रंगों का प्रयोग किया गया है? तो रंगों की बात करी जाए तो इसमें 16 रंगों का प्रयोग किया गया है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण सफेद, लाल, हरा और पीला रंग है। ठीक है, भीमबेटका में। तो भीमबेटका जो है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण साइट है जहां से हमें बहुत सारे चित्र मिले हैं, शैलाशय मिले हैं। ठीक है, सभी लोग देख रहे हैं, मैपिंग कर रहे हैं। चलो, अब बेसिकली जो वीएस वाकड़कर हैं, इनका ये कहना है कि यहां पर मनुष्य के जो एविडेंस मिले हैं वो लगभग 1.5 लाख ईसा पूर्व पुराने हैं। लेकिन विदेशियों ने बोला, एक्सक्यूज मी, यहां पर जो एविडेंस मिल रहे हैं वो एविडेंस इतने पुराने नहीं बल्कि 4000 बीसी पुराने हैं। उन्होंने ये बता दिया कि 4000 बीसी पुराने हैं। लेकिन वाकड़कर ने बोला, नहीं, आप गलत बोल रहे हैं, 1.5 लाख वर्ष पुराने हैं भैया, ऐसे मत बोल देना भैया। उच्च पुरापाषाण कालीन मानव है यहां पर, वो भी होमो सेपियंस है। और इस तरीके से भीमबेटका एक बहुत महत्वपूर्ण साइट है पैलोलिथिक एज में, जो मध्य प्रदेश के सबसे इंपॉर्टेंट स्थान रखती है। ठीक है, चलो, भीमबेटका के बाद एक और जो हमें बेहतरीन साइट देखने को मिल रही है वो है अमखेरा। अमखेरा जो है वो भी एक साइट है रायसेन में ही, अमखेरा। ठीक है, तो अमखेरा याद रखना, ये भी रायसेन डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। अब इसके बाद सीहोर आते हैं हम। ठीक है, तो सीहोर में हमें एक साइट मिल रही है, यहां मैं लिख देता हूं सीहोर में। सीहोर में मिला है हमें हथनोरा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है हथनोरा। अब हथनोरा में हमें क्या मिल रहा है? तो हथनोरा में हमें होमो इरेक्टस की खोपड़ी मिल रही है। ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं? नर्मदा मैन के नाम से जानते हैं। किसने खोजा था? तो मैंने आपको बताया था कि 5 नवंबर 1982 को अरुण सोनकिया ने इसको खोज लिया था। ठीक है, ये नर्मदा मैन है, 30 वर्षीय महिला का है, ये भी हम लोग देख चुके हैं हथनोर से। लेकिन यहां पर हमें इसके अलावा कुछ और एविडेंस भी मिल रहे हैं। जैसे हथनोर से हमें मिल रहा है दरियाई घोड़ा के एविडेंस, दरियाई घोड़े के मिल रहे हैं और घोड़े के भी मिल रहे हैं। ठीक है, तो दरियाई घोड़े के भी एविडेंस मिल रहे हैं। मैप बना रहे हैं आप सभी लोग, कमेंट्स करके बताइए। ठीक है, तो कमेंट करके बताइए यहां पर हमें। ठीक है, तो दरियाई घोड़े के मिल रहे हैं, घोड़े के मिल रहे हैं, हाथी का भी मिला यहां से, हाथी के भी एविडेंस मिल रहे हैं। ठीक है ना, तो हथनोरा बहुत इंपॉर्टेंट साइट है सीहोर में, और सीहोर में यहां पर हमें बहुत सारे एविडेंस मिल रहे हैं होमो इरेक्टस के, जो नर्मदा मैन के नाम से जाना जाएगा। दरियाई घोड़े के, हाथी के भी मिलेंगे अरुण सोनकिया से। बहुत इंपॉर्टेंट साइट है हथनोरा। ठीक है, अब इसके बाद हमें पचमढ़ी जाते हैं, और पचमढ़ी में यानी कि होशंगाबाद में भी हमें कुछ एविडेंस मिलते हैं। मान लो यहां पर इसको लोकेट कर देता हूं, तो पचमढ़ी में पनार पानी यानी मामा भांजा की गुफा, ये भी एक पुरानी गुफा है भीमबेटका के अलावा, मामा भांजा की गुफा है। और यहां पर भी हमें, जैसे अगर मैं भीमबेटका की बात करूं तो भीमबेटका में 500 से ज्यादा ऐसे छोटे बड़े चित्र मिले हैं। ऐसे ही मामा भांजा की गुफा जो पचमढ़ी में है
वहां पे हमें 29 चित्र मिले हैं। मामा भांजा की गुफाओं से हमें 29 चित्र मिले हैं। ठीक है, थोड़ा सा होच पोच हो जाएगा, आप लोग व्यवस्थित बना लेना सभी लोग, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, थोड़ा होच पोच हो जाएगा। ठीक है, साइडें अपनी बनाते हुए चलना। यहाँ पर हथनोरा हो गया, पनार पानी हो गया सीहोर में, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कोई दिक्कत तो नहीं आ रही सबको, कमेंट करके बताते हुए चलो। ठीक है, चलो। इसके अलावा हमें यहां से और भी एविडेंस मिल रहे हैं होशंगाबाद में। होशंगाबाद में और भी एविडेंस मिल रहे हैं। मैं इसका कलर थोड़ा चेंज कर देता हूं जिससे आपको कंफ्यूज ना हो। ठीक है, यहां से हमें एक पिपरिया, जो एक साइड है पिपरिया यानी महादेव पिपरिया जो होशंगाबाद में है, वहां से भी एविडेंस मिलते हैं। यहां पर लिख देता हूं मैं, महादेव पिपरिया। महादेव पिपरिया जो है ये भी होशंगाबाद में है और ये भी एक पेलोलिथिक साइट है, यानी कि ये भी एक पेलोलिथिक साइट के रूप में काम कर रही है महादेव पिपरिया। ठीक है, याद रखना इस बात को। एक और साइड जो ये है यानी कि पिपरिया महादेव जो एक साइड है, इसे मुख्य रूप से सुपेकर जी ने खोजा था और 860 उपकरण यहां से मिले हैं। ठीक है, तो महादेव पिपरिया से सुपेकर जी ने जो यहां पर खोज की थी होशंगाबाद में, वहां से उन्होंने 860 उपकरण खोज निकाले। ठीक है, अब इसके बाद हमें कौन कौन सी साइडें मिल गई? हमें पसेवा मिल गया, भानपुरा मिल गया, हमें खापरखेड़ा मिल गया, भीमबेटका मिल गई, अमरखेड़ा मिल गया, अमखेड़ा मिल गया है, हथनौर मिल गया है, महादेव पिपरिया मिल गया है, पनार पानी मामा भांजा की गुफाएं मिल गई हैं हम लोगों को। कमेंट्स कुछ अगर हैं दिक्कत आ रही हो तो बता देना। ठीक है, अब इसके बाद हमें एक और एविडेंस मिले हैं बालाघाट से, और बालाघाट से घगरिया एक साइड मिली है जहां पर हमें उच्च पुरापाषाण कालीन जो है एविडेंस मिले हैं। घगरिया, तो घगरिया जो है वो बालाघाट में है जहां से हमें कुछ एविडेंस मिलते हैं। ठीक है, याद रखना ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा हमें भूतरा नरसिंहपुर, भूतरा कहां पर है? नरसिंहपुर, यहां से भी हमें पुरापाषाण कालीन स्थल मिलते हैं। ठीक है, तो याद रखना इस बात को कि भूतरा यानी नरसिंह से भी हमें इसके बारे में जानकारी मिलते हैं, बहुत पुराने हैं ये भी। ठीक है, डिंडोरी से भी हमें एक एविडेंस मिला है, डिंडोरी से घोड़ा मांडी, घोड़ा मांडी ये हमें डिंडोरी से मिला है। ये भी एक पुरापाषाण कालीन स्थल है घोड़ा मांडी, यानी ये डिंडोरी से मिला है एक और। ठीक है, अकाबरी, अकाबरी ये मिला है एक साइड सीधी से, अकाबरी हमें सीधी से मिला हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक पिपरिया साइड है, पिपरिया ये मिला है एक हमें सतना से। यहां पर भी हमें बहुत सारे औजार मिले हैं, मानव के द्वारा प्रयोग किए जाने वाले औजार मिले हैं। ठीक है, एक साइड मिली है उल्दान, ये सागर से है। ठीक है, यूपी में बात की जाए तो यूपी में पुरापाषाण कालीन स्थल है बेलन घाटी, और यहां से हमें मातृ देवी की प्रतिमा मिली है, मातृ देवी की प्रतिमा मिली है। चलिए, तो ये हैं मध्य प्रदेश के पुरापाषाण कालीन स्थल। पुरापाषाण कालीन स्थलों की अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश में कई पुरापाषाण कालीन स्थल मिलेंगे हमें, आपको इसको लुकआउट कर लेना है। ठीक है, सभी लोग बना रहे हैं इसको। चलो, तो पुरापाषाण कालीन स्थलों में हमें पसेवा भानपुरा मंदसौर में, बिलावली देवास में, खापरखेड़ा धार में, भीमबेटका अमखेड़ा रायसेन में, हथनोरा जो है ये सीहोर में, महादेव पिपरिया मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में, पनार पानी जहाँ से 29 चित्र मिले हैं, मामा भांजा की गुफाएं मिली हैं, वो हमें मिला है कहाँ पर? मुख्य रूप से पचमढ़ी में। इसके अलावा इनके बारे में मैं तुम्हें बता चुका हूँ। घगरिया हमें उच्च पुरापाषाण कालीन बाला
बालाघाट से, भूतरा नरसिंहपुर में है, उल्दान सागर में है, घोड़ा मांडिया घोड़ा मांडा है, ये डिंडोरी में है, अकाबरी सीधी में है, पिपरिया सतना में है और यूपी का बेलन घाटी है। तो ये हैं पुरापाषाण कालीन स्थल। तो आशा करता हूं कि मध्य प्रदेश का पुरापाषाण काल आप समझ पाए होंगे, नॉलेज डेवलप कर पाए होंगे और शायद अब इससे कोई भी क्वेश्चन आए तो आप आसानी से कर पाएंगे। कल हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे और इस तरीके से पुरापाषाण काल के बाद अब हम आगे पुरापाषाण काल को किस तरीके से आगे चलकर डिवाइड किया गया है इस पर मैं एक चार्ट के थ्रू आप लोगों को समझाऊंगा। तो आशा करता हूं कि आप सभी को समझ में आया होगा। तो सभी को अपनी तैयारी बेहतर करते रहना है और बाकायदा अपने नोट्स बनाते रहना है। इसी के साथ सभी को जय हिंद, जय